उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि हम अपना ओके टाइम सर। वेस्ट, हाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, जो भी 4-5 हैं उनको मिल जाएगी। तो देखें, 5वां लेक्चर है आज, और जो है क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कंटिन्यू है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद हमने क्वांटम मैकेनिक्स का जो है उसका टॉपिक स्टार्ट किया था। और क्वांटम मैकेनिक्स में कल मैंने स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट जो वेव इक्वेशन है उस पर हमने इख्तिताम किया था। और स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट जो है वो मैं आपको अपने आखिरी लेक्चर जो है उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स में कराऊंगा। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स का जो आज लेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगर पास्ट पेपर्स का मुताला करें तो आपको इल्म होगा कि आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में से ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ पोस्टुलेट हैं, 4 पोस्टुलेट्स वो आए हुए हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद किन चीज़ों पर रखी गई है, और वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल फिजिक्स से जो है डिस्टिंग्विश करती हैं। ये हमारे पास है। उसके अलावा इसमें कुछ नई टर्म्स हैं। CSS 2019 का जो पेपर है आपके पास, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट आ गए। उससे पहले 20 में देखें तो आपके पास वेव फंक्शन क्या होता है ये आया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं। और इसी तरह अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को देखें तो और भी जो है इसमें आपके पास क्वांटम नंबर हैं, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो आज इंशाल्लाह इनको ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आज क्वांटम मैकेनिक्स ख़त्म हो जाए जैसे कि वो स्केड्यूल में है हमारे पास। और जितना लेक्चर आपका सिलेबस का पोर्शन है उतना ही कवर हमने करना है, और जितना पास्ट पेपर में एग्जामिनर ने इसको दिया हुआ है। तो वैसे तो क्वांटम मैकेनिक्स पे भारी भरकम किताबें लिखी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और इसमें आपको पता है अलग से न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरा डिपार्टमेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स के एक क्वांटम मैकेनिक्स पे ही कई हजारों किताबें मौजूद हैं। तो इसका मतलब आपने सिर्फ अपना फोकस्ड जो है ना, जो पेपर्स में पूछा जा सकता है वो हमने करना है। तो क्वांटम मैकेनिक में वेव फंक्शन पहली चीज है। वेव फंक्शन क्या होता है? कल मैं जब आपको करा रहा था तो उस वक्त हम बात की थी वेव फंक्शन की, कि आपके पास एक चीज आई थी, ये हमारे पास वेव फंक्शन था, और इसको हमने रिलेट किया था साई के साथ, जो कि वो भी वेव फंक्शन था आपके पास। तो क्लासिकल फिजिक्स में देखा जाए तो क्लासिकल फिजिक्स में वेव को डिफाइन करने के लिए हमने वेव इक्वेशन बनाई थी, आपको याद हो। साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन थी जो कि थी y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर उसमें फेज एंगल शामिल है। तो वेव इक्वेशन जो वेव के लिए है, साइनोसॉइडल वेव के लिए, वो आपके पास होती है y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरह अगर आप साउंड वेव की बात करें, और साउंड वेव जब हवा में चलती है तो हवा के जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर प्रेशर की बुनियाद पर इसके अंदर तब्दीली होती है। तो उसकी जो एयर साउंड वेव जो मूव करती है हवा में, उसकी वेव इक्वेशन जो होती है वो होती है डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सारी क्लासिकल फिजिक्स की बात हो रही है, जो क्लासिकल वेव इक्वेशंस हैं उन पे। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो पार्ट्स, दो कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट होता है जो कि उसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसकी इक्वेशन होती है B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तमाम चीज़ों का बताने का मकसद ये था कि कोई भी वेव हो, उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए कोई ना कोई इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में वेव जो आपके पास है, जो कि वेव एसोसिएटेड है एक पार्टिकल के साथ, और वो वेव कौन सी है? वो है डी ब्रोगली वेव, जो कि ड्यूअलिटी ऑफ नेचर रखती है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप जो वेव इक्वेशन यूज करते हैं उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। ये तमाम चीज़ों का बताने का मकसद ये था कि क्लासिकल फिजिक्स में वेव को डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ वेव्स के लिए ये चारों इक्वेशन यूज हुई थी। इसी तरह आपके पास जनाब आली
मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में आप डी ब्रोगली वेव को, जो कि एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ, और वो एक रेडिएशन की भी नेचर रखती है और वो मैटर की भी नेचर रखती है, उस वेव के लिए जो फंक्शन या उस इक्वेशन जो यूज की जाती है उसे आप वेव फंक्शन कहते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय साई एक्स वाई जेड टी। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट और टाइम के रिस्पेक्ट से किसी भी वेव के फंक्शन को डिफाइन करता है। ये आपके पास वेव फंक्शन है। एज सच इस वेव फंक्शन की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जैसे कि यहाँ पे वाई नोड आपको बताएगा कि इसका एम्पलीट्यूड इतना है, ये डेल्टा पी नोड आपको बताएगा कि मैक्सिमम प्रेशर कितना है, ई नोड बताएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, बी नोड बताएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इसी तरह आपको ये जो वेव फंक्शन है ये फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल पैरामीटर आपको नहीं बताएगा, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगी। इसका जो इस्तेमाल होगा वो आपको इतना बता सकता है कि आपके पास कोई भी पोर्शन है, जैसे कि मैंने ये एक बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स के अंदर इस वेव के अंदर मौजूद पार्टिकल, ये एक बॉक्स है इसके अंदर वेव है और कहीं पे वेव के अंदर पार्टिकल है, ये वेव और पार्टिकल और ये ग्रुप वेलोसिटी, ये फेज और ग्रुप वेलोसिटी का एक टॉपिक है जो कि आखिरी 2 लेक्चर में मिसलेनियस में कवर मैंने कराना है, और ये बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा अहम टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ये आने वाले लेक्चर्स में जो है जैसे हम तसलसल के साथ चाह रहे हैं मैं आपको करवाऊंगा लाजमी। तो ये आपके पास जो ये वेव फंक्शन है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, बस ये आपको बताता है कि इस बॉक्स के अंदर जो वेव है आया कि उस वेव के अंदर पार्टिकल मौजूद है कि नहीं, या वो पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर मौजूद है। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है उस वेव के अंदर पार्टिकल की, कि जिस पार्टिकल की वजह से वो वेव बन रही है आया कि वो पार्टिकल मौजूद होगा नहीं, बस ये उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है 1, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज को फाइंड करने की क्या होती है 0। तो ये आपको बस बताएगा 0 और 1 के 1 होगा तो इसका मतलब है पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर, इस डिफाइंड बॉक्स के वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, और 0 का मतलब है कि वेव तो मौजूद है लेकिन उसका पार्टिकल इस डिफाइंड वॉल्यूम के अंदर मौजूद नहीं है। ये आपको इसके लिए वेव फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे आपके पास वेव फंक्शन इसलिए इस्तेमाल होता है। तो वेव फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के अलावा कुछ नहीं, और वो प्रोबेबिलिटी भी कैसे आप फाइंड करेंगे, वो आप इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, कि आपको पता है ये जो वेव फंक्शन है हमने निकाल के देखा था इसकी वैल्यू आइटा में होती है, और आइटा के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड का स्केयर लेना पड़ेगा, और ये जो मैग्नीट्यूड का जो स्केयर होगा ये आपको उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा। अभी प्रोबेबिलिटी आगे चल के हम देखते हैं, अभी यहाँ पे बस वेव फंक्शन की बात हुई है। एग्जाम में वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पूछा जाए, वेव फंक्शन ऑफ डी ब्रोगली वेव पूछा जाए, तो आप क्या लिखेंगे? आप पहले क्लासिकल वेव्स की बात करेंगे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की वेव की बात करें, 4 मसाले या 3 दे दें, 2 दे दें एग्जाम्पल्स, उसके बाद आप मूव करेंगे डी ब्रोगली के बारे में, डी ब्रोगली की वेव के बारे में बताएंगे, और फिर आप उसके बताएंगे कि उसके लिए ये वेव फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, और उसके लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं वो ये साई एक्स वाई जेड टी है, और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होती। हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड का स्केयर है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस इतनी है कि वो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में, पार्टिकल के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जिसके बारे में मैं अभी बता के आऊँ, वो हमने वर्बली बात किया, अब इसे मैथमेटिकली देखा जाएगा। तो आपके पास जो ये वेव फंक्शन है साई एक्स वाई जेड टी, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जो कि ऊपर वाली वेव्स में बाकी जो ई नोट था या बी नोट था या वाई नोट था या पी डेल्टा पी नोट था, इसकी जो उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो थी वो इधर इसकी नहीं है। तो इसलिए आपके पास ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होगा। इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपके पास कोई बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर वेव है, और मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि आया कि वो बॉक्स जिसका वॉल्यूम डी वी है उसके अंदर जो वेव है क्या उस वेव के साथ पार्टिकल एसोसिएट है कि नहीं, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, जिसके लिए ये यूज होता है।
तो वो प्रोबेबिलिटी जो उसकी होगी इन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इन डेंसिटी क्या है उसकी डीवी, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि उस जो आपके पास बॉक्स है उसके वॉल्यूम के अंदर डेंसिटी क्या होगी, ये हमने देखनी है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी डीवी आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट और डीवी। अब कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने बाद में चल के मैग्नीट्यूड लेना है और मैग्नीट्यूड के लिए आप उसका स्क्वायर लेते हैं इसलिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपके पास क्या आ गई, साई एक्स वाई जेड टी, उसी का कॉन्जुगेट और डेंसिटी डीवी। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इन दोनों के बराबर है और डीवी डीवी के बराबर है। ठीक है, अगर आपने नेट प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वो आप कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, तो वो आपके पास आ जाएगी ये इसकी प्रोबेबिलिटी पी एक्स वाई जेड टी डीवी, ये आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। तो पी डीवी जो है वो आपके पास किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें और ये आपके पास नेट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। इसका कोई आपके पेपर में इस्तेमाल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर कैन आस्क MCQs फ्रॉम दैट टॉपिक, को इस टॉपिक से MCQs पूछ सकता है। 2019 का पेपर 2 जो है उसके MCQs देख लें, 2017 के और 2021 के जो MCQs हैं, ये जो ओड पेपर होते हैं इनके MCQs पेपर 2 के काफी मुश्किल बनते हैं। पेपर 2 के काफी का मतलब है 5-7 बच्चों को नहीं आते होते। वो क्यों नहीं आते, क्योंकि वो ये चीजों के बस सवाल पूछता है, बेसिक नहीं पूछता। आसान MCQ जो होते हैं वो FSC के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं लेता हूँ, और जो मुश्किल का मतलब है वो इस स्लाइड्स में से कुछ फॉर्मूले पूछ सकता है, लेकिन वो इन स्लाइड से आगे नहीं जाएगा। बस मैं इतना आपको एक प्रॉमिस के तौर पे बात कह सकता हूँ। तो आपके पास नेट प्रोबेबिलिटी ये आएगी, इस पे MCQs आ सकता है और उसका फॉर्मूला पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये आपके पास कॉम्प्लेक्स और कंजुगेट है, इसकी नेट प्रोबेबिलिटी के लिए आप वेव फंक्शन जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर लें, और अगर वो मैग्नीट्यूड का स्केयर 1 के बराबर है तो उसका मतलब इस पार्टिकल को इस डीवी वॉल्यूम के अंदर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, और अगर इसका ये कॉन्जुगेट का स्केयर 0 के बराबर है तो इसका मतलब इस पार्टिकल को यहाँ फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये पार्टिकल की वेव तो इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन पार्टिकल उस बॉक्स को क्रॉस कर चुका है, एसोसिएटेड वेव इसके साथ पीछे रह गई है, पार्टिकल कहीं पे आ गया है, जो कि फेज और ग्रुप वेलोसिटी में जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर 1 के बराबर है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है नॉर्मल वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसी तरह ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कब होती है, जब आपके पास नेट प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो। इसका मतलब आपको पार्टिकल फाइंड करने की मैक्सिमम पोजीशन आपके पास है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप उस पार्टिकल को उस डीवी वॉल्यूम बॉक्स के अंदर जांच सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं थर्ड पोर्शन है आपके पास नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि ये चीज आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 के, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेव फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड का स्केयर है वो 1 के बराबर है। तो अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसको ज़हन में रखें। वेव फंक्शन के बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बाद नॉर्मलाइजेशन। ये तीन चीजें जो हैं, these are the characteristics of quantum mechanics and they explain the behavior and property of de Broglie wave equation. De Broglie wave equation describe a wave which has both particle as well as radiation nature. तो ये आपके पास जो है इसकी मेन जो सिग्निफिकेंस है वो ये है। अब इम्तिहान को आप देखें CSS के पर्सपेक्टिव से या अपने प्रोविंशियल पेपर के पर्सपेक्टिव से, तो आपको जो सवाल इन दो टॉपिक्स में से आ रहा है वो है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे मैंने आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट कराए, वो 2 पोस्टुलेट थे जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स के पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। इसी तरह हमने कुछ पोस्टुलेट किए आइडियल गैस के, काइनेटिक थ्योरी के, वो आपके पास थर्मोडायनामिक्स के पोस्टुलेट थे। अब हम कदम रख चुके हैं और बल्कि इससे निकलने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में,
और अब क्वांटम मैकेनिक्स के 4 पोस्टुलेट हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ये 2019 में आया है, इससे पहले 2016 में ये आ चुका है। तो ये आपको तैयार करना चाहिए बहुत अच्छी तरह, बल्कि हर टॉपिक ही तैयार करने वाला है जो मैं करा रहा हूँ। तो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स डी ब्रोगली वेव को डील करती है, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटन लॉ को डील करती है। जैसे आपके पास गलीलियो मैकेनिक्स जो है वो गलीलियो लॉज को, जो कि हमने डिस्कस किए थे स्पेशल थ्योरी में, गलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको करती है। इसी तरह अब डी ब्रोगली वेव तो आ गई है। अब डी ब्रोगली वेव को डिस्कस करने के लिए स्क्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी, उसकी बुनियाद पर और जो आगे चीज मेन बनी वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो द मैकेनिक्स which deals with the de Broglie waves associated with moving material and moving material particle is called quantum mechanics। ठीक है ना? जो डी ब्रोगली वेव को डिस्कस करे उस मैकेनिक्स को आप क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो इसमें आपके पास 4 जो हैं बेसिक पोस्टुलेट हैं, और चारों ही आपने करने हैं, और तकरीबन 2 मैं डिस्कस कर चुका हूं। पहला है वेव फंक्शन। यस, वेव फंक्शन क्या है मैंने आपको बताया कि आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रोगली वेव को एक्सप्लेन करने के लिए आप जिस फंक्शन को यूज करते हैं उसे वेव फंक्शन कहते हैं, और उसकी वैल्यू ये है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास ये है। यहाँ पे आर का मतलब है कि ये आर मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का बता रहा है। तो यू कैन री राइट आर एज एक्स वाई जेड, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे परेशान नहीं होना। तो पी एक्स वाई जेड टी डीवी, डीवी का मतलब है इस बॉक्स के वॉल्यूम के अंदर, वो किसके बराबर है? ये इसके, अभी मैं करा के आया हूँ, नेट प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है, और नेट प्रोबेबिलिटी ये आ गया। नेट प्रोबेबिलिटी 1 कब होगा और 0 कब होगा, ये मैंने आपको सारा अभी बता दिया है। तो पहला पोस्टुलेट वी हैव ऑलरेडी डन इट, हम इसे पहले से ही दे चुके हैं कि ये है क्या। उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट ये समझने के बहुत ज्यादा काबिल है, और इसका नाम है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स ये चीजें क्या हैं? इसके लिए आप देखें क्लासिकल फिजिक्स को अगर हम देखें, और क्लासिकल फिजिक्स में आपके पास कुछ फिजिकल मेजरमेंट होती हैं। जैसे कि आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप कोई आला यूज करते हैं जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स में किसी भी फिजिकल चीज को, मेजरमेंट को मेजर करने के लिए आप कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में वेलोसिटी को मेजर करना हो, विंड वेलोसिटी को अनीमोमीटर यूज करते हैं। प्रेशर को मेजर करना हो, बैरोमीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, करंट के लिए एम मीटर। इस तरह आप मुख्तलिफ चीजों को, मैथ को मेजर करने के लिए आप वेट बैलेंस, मतलब आप क्लासिकल फिजिक्स में पैरामीटर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पैरामीटर मेजर करने के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। तो इनके लिए आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप फिजिकल पैरामीटर के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप फिर क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? आप ऑब्जर्वेबल्स और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अगर क्लासिकल फिजिक्स की मिसाल लें, और मैं एक मिसाल ले लेता हूं उसमें आपके पास मोमेंटम की, तो मोमेंटम को मेजर करने के लिए कोई ना कोई चीज यूज की जाती है क्लासिकल फिजिक्स में। मास को, वेलोसिटी दोनों को मेजर करके मल्टीप्लाई कर दें तो आपका मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास, आपने जिस चीज को मेजर करना है, फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में ही मोमेंटम को मेजर करना है, तो इस वाले क्वांटम मैकेनिक्स के मोमेंटम के लिए आप वो वाले इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट दे डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जिस चीज को आपने मेजर करना है या जिस चीज को आपने ऑब्जर्व करना है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रोगली वेव की मोमेंटम को मेजर करना है या ऑब्जर्व करना है, तो उस मोमेंटम को हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेबल। और उस मोमेंटम के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसे हम कहेंगे ऑपरेटर। ठीक है? तो अगर मैं मोमेंटम मेजर कर रहा हूँ
तो मोमेंटम यहाँ पे ऑब्जर्वेबल है, और अगर मैं उसके लिए कोई यूनिट यूज कर रहा हूँ मेजर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होगा, यूनिट होगा, तो उसे हम कहेंगे ऑपरेटर। आपके पास कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जर्वेबल ए है, ए को मेजर करने के लिए ऑपरेटर जो यूज करेंगे उस ऑपरेटर का सिंबल होगा ए कैप या ए हॉट। ये आपके पास ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर है, और इसी के साथ इसकी ईगन वैल्यू होगी जिसे हम लिखेंगे ए। ये ईगन वैल्यू बताएगी कि इसकी फिजिकल मेजरमेंट क्या है, और ये ऑपरेटर यूज किया जाएगा इस वैल्यू को निकालने के लिए। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसे समझें लाजमी। ऑब्जर्वेबल को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा इन प्लेन लैंग्वेज, वो आपके पास ये ए ऑपरेटर कहलाएगा। और इस ए ऑपरेटर की मदद से जो ए की मेजरमेंट आएगी उसे हम स्मॉल ए कह देंगे, वो है आपके पास ईगन वैल्यू। तो मेन चीज है ईगन वैल्यू, जो कि आपको किसी भी ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट का आंसर देगा। ये मुझे लगता है आपको कुछ शायद समझ आ गई हो, फिर भी आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुन लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पेपर में आप इसको कुछ तो लिख सकें। अब आप ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप अपने लफ्जों में डिस्कस करें। मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया, आपसे लिया, उसमें मॉक में मैंने स्केलर फीड की डेफिनेशन दे दी, मैंने बताया भी था स्केलर फीड क्या होता है, लेकिन लड़कों ने सब ने पता नहीं कहाँ से, कोई यूट्यूब कोई विकीपीडिया से, वहां से एक ही डेफिनेशन रट्टा लगा के लिख दी। आप अपनी बात एक्सप्लेन करें, बेशक आप थोड़ा उसके अंदर गड़बड़ कर दें, लेकिन आप अपनी बात करें, क्योंकि फिजिक्स पेपर ज्यादा मैथमेटिकल पोर्शन के है और आपको नंबर मैथमेटिकल पोर्शन के ही मिलने हैं। लेकिन आप जो लिख रहे हैं आपको खुद समझ नहीं, तो आप अगले को कैसे समझा पाएंगे। तो अब हम मसाले लेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल्स लेंगे ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर के लिए। तो पहले मैं आपको रिलेशनशिप बता दूं ऑपरेटर और ईगन वैल्यू के अंदर। ये आपके पास ए कैप, अगर ए ऑब्जर्वेबल है आपके पास, आपने ए को मेजर करना है, तो ए का ऑपरेटर क्या है, ए कैप इंटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू ईगन वैल्यू इंटू वेव फंक्शन। ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देख लें। ए ऑपरेटर इंटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू ईगन वैल्यू, उसी के ऑपरेटर की ईगन वैल्यू इंटू वेव फंक्शन। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे ऑपरेटर की वैल्यू पता हो और वेव फंक्शन आपको पता है कि वेव फंक्शन जो हम कल लिख के भी आ रहे थे, उस वेव फंक्शन की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो आपके पास होती है ई आई के एक्स। ये आपने मैथ में पढ़ा भी हुआ है कि आपके पास ई आई के एक्स क्या होता है, ये होता है साइन आई के एक्स माइनस कोस आई, इस तरह करके कुछ होता है। तो ये आपके पास वेव फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू है। ये दरअसल स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट से निकली है, लिहाजा ये टाइम डिपेंडेंट पे इसे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आप इसको सिर्फ थोड़ा क्रैम कर लें। तो आपके पास यहाँ पे जनाब जो ईगन वैल्यू की इक्वेशन है वो ये है, इसे ईगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपके पास है ए ऑपरेटर इंटू वेव फंक्शन। अगर बात कर रहा था, अगर ऑपरेटर आपको मालूम है और आप वेव फंक्शन को वैल्यू याद, क्योंकि वो सब जगह सेम रहेगी, ऑपरेटर की वैल्यू डालें, वेव फंक्शन की डालें, किसी भी ऑपरेटर की डालें, मोमेंटम निकालना है मोमेंटम के ऑपरेटर की डालें, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर की डालें, मुकम्मल एनर्जी नेट एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है उसकी वैल्यू डालें, तो आपको ईगन वैल्यू मिल जाएगी। और ईगन वैल्यू इज द रियल मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल। अब मैं मिसाल लेता हूं, पहले हम लेंगे मोमेंटम ऑपरेटर। अगर आपको मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू गिवन है, अगर आप याद कर लें, क्योंकि मिसाल आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, और वो क्या है, इन एक्स एक्सिस, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये एक्स वाई जेड तीनों में चलेगी। कल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बात भी हुई थी। तो मोमेंटम जो है उसकी जो ऑपरेटर है वो आपके पास होता है आई माइनस आई एच बार सिग्मा ओवर सिग्मा एक्स। ये मोमेंटम के ऑपरेटर की वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। हम इसे डेराइव क्यों करें, क्योंकि हमारे सिलेबस में बस ये टॉपिक्स हैं। पीछे अगर एक एक चीज देखेंगे तो ये तो इंतहाई लेंथी हो जाएगा और ये एक स्मार्ट स्टडी नहीं होती। तो आपके पास मोमेंटम की जो ऑपरेटर की वैल्यू है वो ये है, इसे याद करना पड़ेगा आपको, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब आप इस ऑपरेटर को यहाँ पे पुट करें, ये पी एक्स इधर आ गया और ये स्मॉल पी लिख लें या खाली ए इगन वैल्यू लिख लें। तो आपके पास जनाब पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालें, ये आ गई माइनस एच ये, और वेव फंक्शन की डालें
वो किया है ए ई आई के एक्स इज इक्वल टू ये जो पी एक्स है ये ईगन वैल्यू है मोमेंटम की, और ये मैंने ईगन वैल्यू निकालनी है जो कि मेजरमेंट करेगी। अब आप क्या करें, ये सिग्मा और सिग्मा एक्स का मतलब है पार्शियल फ्रैक्शन लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस वेव फंक्शन की। वो हमने ली आई के एक्स का डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास आई के आ गया, ये आई के आ गया, बाकी ये दोबारा आ गया, इससे इसको काट दिया, तो आपके पास बाकी रह गया ईगन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो आपके पास जनाबे आली ईगन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आ गई, एच बार के। ये आपके पास ईगन वैल्यू ऑफ मोमेंटम है। तो इस तरह आपने ईगन वैल्यू इक्वेशन को यूज करके ईगन वैल्यू मोमेंटम निकाल दिया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आपको ईगन वैल्यू इक्वेशन पता हो, आपको ऑपरेटर की वैल्यू दी जाए, उस ऑपरेटर की वैल्यू पुट करें, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इन केस ऑफ मोमेंटम, और बाकी आपके पास ईगन वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास ईगन वैल्यू निकल आई जो कि मेजरमेंट है किसी भी पैरामीटर की ऑब्जर्वेबल की इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है। आगे हम लेते हैं एक और मिसाल दूसरी, वो है एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर जो है वो आपके पास क्या है, टी। इसको हम टी के तौर पे लेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये जनाब क्या है, माइनस एच बार स्केयर ओवर 2m सिग्मा स्केयर ओवर सिग्मा एक्स स्केयर। इसी ऑपरेटर की वैल्यू को ईगन वैल्यू इक्वेशन में दोबारा पुट करें, ये यहाँ पे ये मैंने इधर इक्वेशन लिखी हुई है, टी ऑपरेटर वेव फंक्शन इज इक्वल टू टी ईगन वैल्यू वेव फंक्शन। तो आपके पास ये एंड पे एनर्जी क्या आ जाएगी, एस स्केयर के स्केयर ओवर 2m। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की ईगन वैल्यू आ गई, ये ईगन वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की। तो आपके पास ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर को डिस्कस कैसे आप पेपर में करेंगे, पहले तो आप चारों को डिस्कस करेंगे, चारों पोस्टुलेट को, और जो दूसरे नंबर पे है वो आपके पास है ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर। उसमें आप ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर का बताएं अलग अलग हेडिंग देके, उसके बाद ईगन वैल्यू इक्वेशन लिखें, उसके बाद दो एग्जांपल्स आपको नहीं आती एक दे दें, मोमेंटम की दे दें या आप काइनेटिक एनर्जी की दे दें। मैं आपको मशवरा दूंगा आप काइनेटिक एनर्जी की दें, क्यों, क्योंकि वो आगे फिर आ रही है। काइनेटिक एनर्जी की मिसाल दें और ईगन वैल्यू निकालें, और बस ये आपके पास हो गया। आगे आप स्टेट फंक्शन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आपके पास पैरामीटर ए है, ठीक है, उसकी ईगन वैल्यू ए है, उसका ऑपरेटर ए कैप है, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये एवरेज वैल्यू होती है ए। तो इसकी एवरेज वैल्यू आपके पास ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ये आपके पास होगी वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट इनटू ए ऑपरेटर और फिर वेव फंक्शन डी एक्स। तो ये आपके पास किसी भी ईगन वैल्यू या किसी भी पैरामीटर की एवरेज वैल्यू है। तो ये तीसरा पोस्टुलेट जो है वो आपको किसी भी पैरामीटर की एवरेज वैल्यू बताएगा कि अगर एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक वेव है और वेव के साथ पार्टिकल एसोसिएटेड है, तो उस वेव के अंदर जो पार्टिकल के अंदर जो वेव है उसकी कोई भी आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है, लेट वो आपके पास मोमेंटम है या काइनेटिक एनर्जी है या टोटल एनर्जी है, तो वह आप इस फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन। इस पोस्टुलेट को आप डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं या इसे आप हैमिल्टोनियन सिस्टम भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, आप इसे अपने ज़हन में रख लें, जब मैं आपको नोट्स दूंगा उनको हार्ड फॉर्म में निकलवा के उनके साथ लिख लेना कि ये हैमिल्टोनियन सिस्टम भी कहलाता है। तो मैं आपको कल हैमिल्टोनियन सिस्टम के बारे में कुछ बताया था, लेकिन आज देखते हैं। आपके पास कोई भी वेव फंक्शन है और मैंने कहा था कि उस वेव फंक्शन को एक बॉक्स के अंदर वेव को लिया, तो उसकी टोटल एनर्जी जो हमने ली थी ई, वो बराबर थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर कल का लेक्चर आपको थोड़ा याद है, और हमने इसको सोल्व किया और एंड पे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगल वेव इक्वेशन जो निकाली वो हमारे पास बराबर आई थी ये माइनस एस स्केयर ओवर 2m डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वी ओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और इसकी ईगन वैल्यू भी यही होती है पोटेंशियल एनर्जी की, और इसका ऑपरेटर भी यही होता है, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। और देखा जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो है ऊपर हम करके आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ये ऑपरेटर है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, ये देखें
ये यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है। दरअसल जो हमने कल निकाला था वो हमने ऑपरेटर निकाला था। तो इस तरह आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक हम करके आ रहे हैं इस पे। तो दिस इज द ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू ई वेव फंक्शन। तो ये जो है इसे हम कहते हैं हैमिल्टोनियन सिस्टम। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन सिस्टम आ गया, जो के बराबर है एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। तो एच बार को यहाँ पे आप क्या कहेंगे, एच कैप को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू क्या आती है -s²/2m सिग्मा ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास लास्ट पोस्टुलेट है कि आप ऑपरेटर से स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 पोस्टुलेट हैं, चारों को मैं दोबारा सरसरी सी बता देता हूँ। पहला पोस्टुलेट आपके पास था वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसे मेरे लेक्चर को बार बार सुनिएगा, बाद में मैं रिपीट करूं इससे बेहतर है आप लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है उसको बार बार देख लें। दूसरा आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास है जनाब ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। तीसरा जो आपके पास वेव फंक्शन है वो है आपके पास एवरेज वैल्यू का। और चौथा जो है वो आपके पास हैमिल्टोनियन सिस्टम का है, या स्टेट फंक्शन और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन के कैसे ये स्टेट फंक्शन हमने निकाला था। तो ये आपके पास है क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक पोस्टुलेट। क्वांटम मैकेनिक्स ऑलमोस्ट डन हो चुका है, जो अहम टॉपिक थे मैंने वो सारे आपको कवर करा दिए हैं। इंशाल्लाह इनमें से ही पेपर आएगा, पिछले 20 सालों में इनसे बाहर नहीं गया तो इंशाल्लाह इस बार भी नहीं जाएगा। अगर चला भी जाता है तो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस काफ़ी होती हैं। हम जितना सिलेबस करेंगे इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर 80-90 तक निकलेगा, अगर पूरा आप लेक्चर्स अच्छी तरह तैयार करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम नंबर्स, या आपने एफएससी वगैरह में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिटेल है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो क्वांटम नंबर्स हैं आपके पास, हाइड्रोजन एटम के क्वांटम नंबर्स आ सकते हैं। पीएमएस 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, सीएसएस 19 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पीछे देखा जाए तो कई बार ही आया हुआ है, पीएमएस में तो हर बार ही आ जाता है। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, उस इलेक्ट्रॉन की मोशन, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी एटम में हम क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 4 क्वांटम नंबर आपके पास हैं, प्रिंसिपल, एजीमोथल और मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर हैं। तो एक एक क्वांटम नंबर हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैं आपको कहूँगा आपने वैसे ही पेपर में लिखना है। आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम होता है कि ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहला। दूसरा, ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितना दूर है। और तीसरा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। तो आपको ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद ये आपको बताता है कि ये जो आपके पास ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आप तीनों जो है पॉइंट लिखेंगे अलग अलग, कि ये इनका यूज क्या है या ये किस लिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब मैं आपको जो बातें बताई हैं उनको अगर फॉर्मूले में देखा जाए, आपको पता है कि अगर आपके पास एक एटम है, इलेक्ट्रॉन है और वो किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका न्यूक्लियस से रेडियस क्या होता है, वो होता है Rn इज इक्वल टू n²r1। तो r1 जो है यहाँ पे पहले ऑर्बिट का न्यूक्लियस से रेडियस है, और n का मतलब है कि वो किस ऑर्बिट में है। अगर वो दूसरे ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो 2 का स्क्वायर R1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और R1 की वैल्यू 0.059 नैनोमीटर होती है आई थिंक। इसी तरह ये आपको n जो है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का रेडियस बता रहा है कि वो न्यूक्लियस से कितने दूर ऑर्बिट में है। इसी तरह आपको एनर्जी बता सकता है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी कितनी है। तो En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर होता है।
तो आपने यहाँ पे अगर पहले ऑर्बिट की निकालनी है तो E1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, दूसरे की निकालनी है तो 2 आ जाएगा, तीसरे की निकालनी है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट आल्सो डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट। तो ये आपको बताता है। उसके बाद आपके पास क्वांटम नंबर जो है, अगर आपके पास n1 है तो इसका मतलब पहला ऑर्बिट है जिसको हम k कहते हैं। अगर n2 है तो दूसरा ऑर्बिट है जिसे हम l कहते हैं। अगर n3 है तो तीसरा ऑर्बिट है, इसे m कहते हैं। n4 है तो चौथा ऑर्बिट है, इसे हम n कहते हैं। इसके अलावा आपको ये बताता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वो फॉर्मूला बताता है 2n²। ये एमसीक्यूज यहाँ से फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर सीएसएस के पेपर में आ जाता है। फिजिक्स के 2n² जो है ये आपको बताता है कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। अगर पहला ऑर्बिट है तो n1 लिखें तो 4 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर दूसरा ऑर्बिट है तो 8 आ जाएंगे। तीसरा है तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 18। इस तरह करके ये आपको किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता है। उसके बाद आपके पास है एजीमोथल क्वांटम नंबर। ये जो है डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से, एजीमोथल क्वांटम नंबर। अब इसे समझें। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी ऑर्बिट में घूमता है, ये डबली क्वांटाइज्ड होता है। डबल क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि इसका जो होता है ये जो है इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करता है और ये जो है ये रिवॉल्व भी करता है। मतलब ये न्यूक्लियस के गिर्द भी घूमता है और ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है। इसका मतलब जब ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो इसकी जो कोई ना कोई इसका मोमेंटम होता है, और ये मोमेंटम जो होता है वो मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। तो आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द, रिवॉल्व करता है सॉरी, तो उसका उसका कुछ जो है आपके पास मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। और वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो दोनों हैं, उन दोनों को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डबल क्वांटाइज्ड है। तो आपके पास ऐसा क्वांटम नंबर जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करे, उसे हम एजीमोथल क्वांटम नंबर कहते हैं। याद रखें कि आपके पास इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करेगा उसे आप क्या कहेंगे, एजीमोथल क्वांटम नंबर। और इट इज डिस्क्राइब्ड बाय एल, इसे स्मॉल एल से लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एन के ऊपर वैल्यू आपने देखी है 1 2 3 4, एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4। तो एजीमोथल क्वांटम नंबर पहली बात मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताता है। इसके अलावा आपके पास एल की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। इसके अलावा ये आपके पास ऑर्बिटल की शेप्स बताता है। ये आपके पास ऑर्बिटल की शेप बताता है। आपको पता है 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी